तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद शरद में आपका स्वागत है। और यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हो चुका है और सभी छात्र जो हैं इसमें मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं जो ज्योग्राफी की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आपको जो है मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करने को मिल पाएगी। तो ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ उनका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और सॉल्यूशन इस तरह का होगा जो आपको लगेगा कि बिल्कुल अपने जैसा फील होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो किताबों के सॉल्यूशन रहते हैं वो पढ़ने में, याद करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो मेरी खुद की लिखी हुई हैं, मैंने खुद उनकी आंसर राइटिंग की है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या होता है कि जो पीसीएस होता है, पीसीएस जो है क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को जो आने वाले समय में भी रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भूमंडलीकरण उस्मन पर टिप्पणी कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है कि इस पर टिप्पणी कीजिए, और ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम बड़ा करते हैं और फिर आपको मैं दिखाना शुरू करूंगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन के सामने है, भूमंडलीकरण पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसमें भारत की स्थिति ऐसी है, भारत क्या पूरे विश्व की स्थिति ऐसी है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका मेन कारण क्या है? प्रदूषण है। और उसी प्रदूषण के ऊपर जो है यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, अगर आपको किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है भूमंडलीकरण के ऊपर या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो आप सटीक जो है ये आंसर अगर आप लिख करके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करेंगे नीचे हम आंसर को पढ़ना। तो क्या है भूमंडलीकरण के बारे में? तो वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को जो ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हाल ही के दौर में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, और उन्हीं प्रदूषण के कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई या वृद्धि देखने को मिली, उसी को जो है हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले से प्रदूषण है, जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण है, जंगलों की कटाई है, ओजोन परत में कमी आना, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। तो ये सभी कारण हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। तो प्रदूषण में क्या होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो जाएगा। जनसंख्या में क्या है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित या कार्बन उत्सर्जन का पाया जाता है। औद्योगिकरण में शहरीकरण, शहरों मतलब जो वन थे, वनों को काट करके जो है अब सब शहरीकरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो है कंक्रीट के जंगल जिसको कहते हैं, इमारतें बना रहे हैं और जंगलों की कटाई हो रही है। विषय अब यहाँ पर देखिए, जैसे शहरीकरण हुआ तो शहरों में कारखाने और कंपनियों की स्थापना हुई, विषैले पदार्थ, रसायन और धुआं उनसे निकलेगा, फिर पर्यावरण गर्म होगा और वही जो है प्रदूषण का कारण बन जाएगा। अब नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ओजोन परत में कमी आना। तो ओजोन परत में कमी का मुख्य कारण क्या है? सीएफसी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, उसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षय होता है। तो अंटार्कटिका में ओजोन परत में कमी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसी तरीके से उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोगों से भी जो है प्रदूषण फैल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक अहम हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी विषैली गैसों का उपयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमको क्या करना है? इसमें दो चीज़ें हैं, उसका प्रभाव भी दिखाना है, उपाय भी दिखाना है। भाई आंसर में देखिए आपको दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उससे क्या नुकसान हो रहे हैं, उससे समाधान क्या है। तो ये चीज़ें आपको आंसर में अपनी डालनी पड़ेगी। तो देखिए प्रभाव क्या है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठंडी के मौसम में बिना मौसम के बरसात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, CO2 की बढ़ोतरी, कैंसर जैसी घातक बीमारियां, ये सब प्रभाव हैं इसके, किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो ये सभी क्या हैं? इसके प्रभाव हैं। अब हमको क्या करना है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है, उसके उपायों पर भी चर्चा करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जलवायु संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, वातावरण में ग्रीन हाउस का कम से कम उत्सर्जन हो इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग की जो जो मतलब इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। व्यापारिक नेतृत्व, एनजीओज या निजी क्षेत्रों की मदद से जो है
जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। तो ये सब क्या है, उपाय हैं किसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इन सभी क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ और उनके आंसर सहित आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है घुमा फिरा करके, तो आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर देंगे तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर 250 शब्दों का होगा या 150 शब्दों का होगा तो वहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट्स काम आएंगे। हम आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, ज्योग्राफी के। महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत के तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्या मतलब, जैसे महासागर हैं तो महासागर में जो कुछ संसाधन हैं उनका हमको किस तरीके से जो है प्रयोग करना है, तो उस पर हमको टिप्पणी करनी है और उसकी समीक्षा भी करनी है, उसके प्रभाव भी बताने हैं और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है वो भी हमको बताना है। तो आंसर इसका हम देखते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महासागर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है। तो ये इसका विभाग है, मंत्रालय। पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा, फिर उसमें हमको बताना है कि मंत्रालय ने जो है महासागर को भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अब घोषित कर दिया है। तो कैसे होता है, जैसे अब भाई महासागर में लोगों को ये नहीं पता होगा कि महासागर में किस तरीके से जो है ऊर्जा होती है। तो भाई महासागर में ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण क्या है, तरंग है। तरंग ऊर्जा से भी कुछ ऊर्जा मिलती है, ज्वारीय ऊर्जा से भी कुछ हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से महासागर की तापीय ऊर्जा भी होती है और परासरणीय ऊर्जा भी होती है। तो इन सभी ऊर्जा से हमको जो है मतलब संसाधन इनको हम कह सकते हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो देखिए समुद्री ऊर्जा क्या है, 150 मेगावाट की क्षमता वाली पहली तरंग ऊर्जा परियोजना त्रिवेंद्रम के पास विंझियम में स्थापित की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि तरंग ऊर्जा से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो कैसे होती है, समुद्र की लहरों के भीतर ऊर्जा बिजली में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है। ठीक है, उपयोग क्या है इसका, तरंग ऊर्जा का बिजली बनाने में, अलग अलग तरंग ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण में। तो इस तरीके से जो है हम तरंग ऊर्जा के द्वारा बिजली को बना सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा की हम बात करते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, बिजली संयंत्र नदी के मुहाने पर बनाए जाते हैं। भारत में 9000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा क्षमता की उम्मीद है। ठीक, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी जो है ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए तापीय ऊर्जा, महासागर की जो तापीय ऊर्जा होती है उससे हम किस तरीके से संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा के दोहन की प्रक्रिया को OTEC महासागर तापीय ऊर्जा संस्थान समुद्र की सतह और लूम की गहराई के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करता है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इससे भी हम जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ये एक प्रकार का संसाधन है। परासरणीय ऊर्जा क्या होती है, यह तकनीक खारे पानी के भंडार और ताजे पानी के भंडार के बीच एक झिल्ली में पानी की गति से ऊर्जा पैदा करता है। इससे लवणता प्रवणता ऊर्जा भी कहते हैं। भारत के पास मुहाने और खाड़ियों के साथ एक लंबी तटरेखा है जिसका उपयोग इस ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो ये थी परासरणीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ये सभी क्या हैं, महासागरीय संसाधन है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा था कि महासागरीय संसाधन क्या होते हैं तो हम उसमें ये चीज़ें डिफाइन कर देंगे। तरंग ऊर्जा के बारे में हम लिख देंगे कि हमें जो तरंग ऊर्जा से भी हम बिजली प्राप्त करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में लिख देंगे कि इससे भी बिजली प्राप्त की जाती है। महासागर की तापीय ऊर्जा से भी हम जो है ऊष्मा इंजन के द्वारा जो है बिजली प्राप्त करते हैं। और परासरणीय ऊर्जा से भी जो है जो लवणता वाले क्षेत्र है वहां से भी हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में स्वतंत्रता पूर्व भी अनेक महिला संगठनों का निर्माण किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात भी जो महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक पक्षों को मजबूत करने के लिए कार्यरत हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये यहाँ से अलग क्वेश्चन था, स्वतंत्रता से पूर्व महिला संगठन किस तरीके से मतलब जो देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन है कृषि से संबंधित है, वो मिक्स क्वेश्चन थे तो उनको मैंने नहीं लिया है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे आप सहमत हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, किसमें, ज्योग्राफी के अंतर्गत। मतलब मृदा प्रोफाइल क्या है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जैविक परत, टॉप, निछालन, सबसॉइल,
पैरेंट रॉक, बेड रॉक। तो ये क्या है, आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये आपको मृदा की मतलब जो है एक प्रोफाइल है कि कौन से संस्तर पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे निचला जो संस्तर होता है उसको हम बेड रॉक कहते हैं। ये जो दूसरे नंबर का होता है नीचे से, उसको हम पैरेंट रॉक कहते हैं। इसको हम सब सॉइल बोलते हैं। फिर इसको निछालन या इवोल्यूशन बोलते हैं, और इसको हम टॉप मृदा बोलते हैं। और सबसे ऊपर की जो मृदा होती है उसको हम जैविक मृदा बोलते हैं। इसमें मिनरल जो टॉप मृदा होती है, इस टॉप मृदा के अंतर्गत हम जो मिनरल्स विधि या ह्यूमन्स मतलब ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। निछालन का था लीचिंग एवं खनिज जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जो सब सॉइल होती है वो खनिज और मेटल सॉल्ट का जमाव होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। मृदा को ऊर्ध्वाधर या लंबवत परतों में वर्गीकृत कर मृदा की विशेषताओं का अध्ययन करना ही मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो मृदा को हमको मृदा का अध्ययन करना लंबवत और क्षैतिज, वही क्या है, मृदा परिच्छेदिका है। मृदा प्रोफाइल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों की जड़ों को सहारा देता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, जल प्रबंधन, जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है, पीएच स्तर को बनाए रखता है, जैविक पदार्थ एवं खनिज की जानकारी, वायु की मात्रा में कमी, मृदा की उपस्थिति की जानकारी। तो ये सभी चीज़ें क्या है, किसमें काम करती है, हमारी मृदा प्रोफाइल को बनाए रखने में। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन जैसे इसी में इस तरह से दो क्वेश्चन पूछे गए। चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अगर शीतोष्ण चक्रवात या चक्रवात के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो जो मैंने आपको आंसर दिया है, इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। ये तो चक्रवात की परिभाषा हो गई। ये चक्रवात ठंडी व गर्म हवा के मिलने से बनते हैं। चक्रवात भाई जाहिर सी बात है, कोल्ड और वार्म जब एयर आपस में मिलेंगी तब चक्रवात का निर्माण होगा। दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर विकसित होते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो। जो 35 डिग्री से 65 डिग्री का अक्षांश होता है, वहाँ पर आपको जो है चक्रवात देखने को मिल जाएंगे। ये चक्रवात ध्रुवीय मोर्चे पर विकसित होते हैं। ध्रुवीय मोर्चे पर चक्रवात ज़्यादा विकसित होते हैं। स्थल व जलीय दोनों भागों पर विकसित होते हैं। ये शीत ऋतु में अधिक मजबूत होते हैं। उत्पत्ति के पश्चात ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। किसकी बात है, शीतोष्ण चक्रवात की बात हो रही है कि जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गति करते हैं। इन चक्रवातों के कारण वर्षा अपेक्षाकृत मंद गति से और लंबे समय तक होती रहती है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका जो मुख्य कारण है, इनमें क्या होती है कि वर्षा बहुत धीरे होती है लेकिन लंबे समय तक होती रहती है। इन चक्रवातों के आगमन से पूर्व सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। ये चक्रवात आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के महीनों के बीच आते हैं। कौन से चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अक्टूबर से अप्रैल के मध्य आते हैं। उत्तरी गोलार्ध अलास्का की खाड़ी या जापान के तट पर, और दक्षिणी गोलार्ध में तस्मान सागर या अर्जेंटीना तट पर जो है आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की मतलब एक डिटेल्ड एनालिसिस आंसर। अगर आप ये आंसर लिख कर आएंगे तो आपको नंबर, जाहिर सी बात है, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जो है भारत किस तरह से प्रभावित होता है। भाई आपको प्रभाव भी लिखना है, भारत के ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो भारत उपमहाद्वीप द्वीपीय जो अपनी विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण जाना जाता है, शीतोष्ण चक्रवातों से काफ़ी प्रभावित है, खासकर सर्दियों के समय। ठीक, शीतोष्ण चक्रवात को पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। ये चक्रवात उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन और मानसून पूर्व बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये चक्रवात गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इन फसलों की वृद्धि के लिए नमी आवश्यक। धीमी और लंबी बारिश से सूखे की स्थिति कम हो जाती है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी इलाका। ठीक, तो ये फ़ायदा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का कारण भी बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है। ये भारत की स्थिति है। इससे इन इलाकों की खूबसूरती बढ़ती है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। तो ये एक मतलब तरीका मैंने बताया है कि उसका प्रभाव भारत में भी किस तरह से, मतलब जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उससे भारत किस तरीके से प्रभावित होता है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर आप पूरा आंसर इस तरह से लिखेंगे तो अगर 250 नंबर का है, 250 शब्दों का है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे यहाँ से।
अब देखिए यहाँ पर जैसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक रहा है पीसीएस का, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, संरचना तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 10 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य तो बात होती है। ठीक, चक्रवात की दीवार जो बाहर होता है, ऐसे ये मान लीजिए बना हुआ है, तो बाहर क्या है, ये चक्रवात की दीवार है। ठीक है, और अंदर क्या है, छेद अंदर का गर्म है, टेम्परेचर हाई है अंदर का। चक्रवात की आँख जो बीच में जो होता है उसको हम चक्रवात की आँख बोलते हैं इस यहाँ पर, और ये जो होती है वर्षा की पेटी होती है। अब हम इस पर हम बात करेंगे, पूरा आंसर आपको देखने जा रहे हैं, देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों के ऊपर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। समुद्री सतह या तापमान 27 डिग्री से अधिक, मतलब अगर टेम्परेचर जो समुद्र का 27 डिग्री से अधिक है तो ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा भीषण रूप लेते हैं। कोरियोलिस बल भी इनके लिए उपयोगी है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर का कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना इनके लिए उपयोगी है। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात जलीय भाग के ऊपर विकसित होते हैं। जलीय भाग के ऊपर वायुदाब पेटी स्थायी जलीय भाग चक्रवात को ऊष्मा की आपूर्ति करता है। ठीक, अब देखिए संरचना और विशेषताएं हैं इसकी। उत्पत्ति के पश्चात ये चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है। केंद्र की ओर निम्न वायुदाब होता है। परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। केंद्रीय क्षेत्र इसका शांत होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार बारिश होती है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं चक्रवात। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। यानी इन चक्रवातों से जो तटीय एरिया है वहाँ पर मतलब पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये तो था उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। और ऊपर बात हुई थी हमारे शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। तो ऊपर जो शीतोष्ण चक्रवात के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर मैंने बताया है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया गया। और सबसे खतरनाक जो होते हैं वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अब देखिए, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। जो ऊंचे स्तरीय कपासी मेघ होते हैं वहाँ से भयानक मूसलाधार वर्षा होती है, तो उनको पूरी ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती है। समुद्रों को लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं, किंतु स्थल पर पहुंचते ही आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वे जैसे स्थल की ओर पहुंचते हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको आर्द्रता नहीं मिल पाती। जब पानी नहीं होगा तो उसके अंदर वो चक्रवात खत्म हो जाएंगे। वह स्थान जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटों को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। तो ये देखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, घुमा करके पूछ सकता है कि भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। भारत की जो भूकंप पेटी, कौन कौन सी भूकंप पेटी है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो भारत की भूकंप पेटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट्स के अभिसरण से जो है भूकंप आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय भूकंप पेटी। ठीक, ये एक हो गई। दूसरी है उत्तरी मैदान क्षेत्र भूकंप पेटियाँ। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो ये भूकंपीय क्षेत्र जोन है जिसे अभिसरण से जो है कुमायूं हिमालय हमारा बना है। ठीक, उत्तरकाशी भूकंप 1991 में आया। 2006 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भूकंप आया था। अब देखिए भूकंप 1934 भूकंप केंद्र दरभंगा में था। भूकंप आने का कारण शिवालिक हिमालय के दक्षिण भाग में अग्रभ्रंश का पाया जाना। भूकंप रहित क्षेत्र यानी अपवाद स्वरूप भ्रंशों या भ्रंश घाटी के कारण भूकंप कम होते हैं। 1956 में कच्छ में भूकंप आया। 1967 में कोयना में आया। 1997 में जबलपुर। 26 जनवरी 2001 को भुज के प्रसिद्ध भूकंप था। ठीक,
जोन 2 सबसे कम खतरनाक है, ठीक। जोन 3 थोड़ा, जोन 4 थोड़ा, जोन 5 सबसे खतरनाक है, ठीक। तो जोन 5 जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। जैसे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला है, ये जो जोन है, यहाँ पर अगर भूकंप आता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक। जोन 4 में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, जिसमें हम लोग का उत्तरी एरिया है, ये वाला एरिया, ये जोन 4 के अंतर्गत आता है, ठीक। जोन 3 के अंतर्गत ये जो बीच की पेटी है, ये आती है। और जोन 2 के अंतर्गत राजस्थान का जो कुछ एरिया है, और कुछ एरिया मध्य प्रदेश का भी आता है इसमें। तो इस तरीके से ये भूकंपीय क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। जो कच्छ का एरिया, वहाँ पर भी भूकंप सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जोन 5 में आता है आपका। तो इस तरीके, अब देखिए वायु राशियाँ क्या हैं। जब ठंडी और गर्म वायु आपस में मिलती है, तो उसी को हम वायु राशियाँ कहते हैं। मतलब जो हवाओं का चलना और चलन होना, उन्हीं को हम वायु राशियाँ कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि वायु राशियाँ क्या हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वायु का विशाल पुंज, जिनकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, आर्द्रता और घनत्व समांगी होते हैं, वायु राशियाँ कहलाती हैं। समरूपता क्षैतिज रूप से पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। जलवायु पर प्रभाव डालती है। लंबवत परतों के तापमान में भिन्नता, लेकिन क्षैतिज परतों में समानता। समरूप सतह पर विकसित होते हैं। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर लंबे समय तक रहती है, तो यह उस क्षेत्र के गुणों को भी धारण कर लेती है। वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र क्या है। तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय अंटार्कटिका तथा आर्कटिक क्षेत्र, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे उद्गम की आधार पर वायु राशियाँ, इनको हम कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे एमटी, सीटी, एमपी, सीपी, सीए। तो एमटी का मतलब उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, सीटी का मतलब उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, एमपी का मतलब ध्रुवीय महासागरीय, सीपी का मतलब ध्रुवीय महाद्वीपीय, और सीए का मतलब महाद्वीपीय आर्कटिक। प्रभाव क्या होता है वायु राशियों से। तो आर्द्र वायु राशि आर्द्रता में वृद्धि करती है। शुष्क वायु राशि शुष्कता में वृद्धि करती है। उष्ण वायु राशि तापमान बढ़ाती है। शीत वायु राशि तापमान को घटाती है। उष्ण व शीतल वायु के मिलने से क्या निर्माण होता है। तो वाताग्र का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है, शीतलहर आती है, कभी कभी पाला भी गिरता है। किससे। जब गर्म और ठंडी वायु मिलती है, तब ये सारी घटनाएं होती हैं। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत और सीमा, यानी फ्रंटियर और बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत और सीमाएं दो राज्य या दो राष्ट्र या दो प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र होता है, मतलब उनको विभाजित करता है। तो इसको आप देख लीजिए, सीमांत एक ऐतिहासिक घटना है, जबकि सीमा वर्तमान समय की राजनीतिक सच्चाई है। सीमांत एक प्रादेशिक संकल्पना है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र में विस्तृत भूमि पाई जाती है, जबकि सीमा एक रेखीय संकल्पना है, क्षेत्रफल या विस्तृत भूमि का अभाव होता है। सीमांत प्रायः प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्र से गुजरता है, जैसे भारत और चीन के बीच हिमालय पर्वत। सीमा प्रतिकूल एवं अनुकूल दोनों क्षेत्रों से गुजरती है, जैसे भारत और पाकिस्तान विभाजक रेखा। सीमांत क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या और संसाधन, जबकि सीमा पर इसका अभाव होता है। सीमांत की प्रकृति स्थायी, जबकि सीमा की प्रकृति अस्थायी होती है, यानी दो राष्ट्र के दावा और प्रतिदावा आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। सीमांत क्षेत्र प्रायः शांति क्षेत्र होता है, और सीमा क्षेत्र शांत अशांत दोनों हो सकते हैं। सीमांत क्षेत्र दो अलग अलग राज्यों को जोड़ने तथा सीमा क्षेत्र दो राज्यों के विभाजन का कार्य करते हैं। सीमांत प्रकृति बहिर्मुखी हुआ करती है, और सीमा की प्रकृति अंतर्मुखी हुआ करती है। तो ये थी इसकी एनालिसिस पूरी डिटेल्ड। अब देखिए जल संकट क्या है, ये बहुत बड़ी संकट है। ये भारत के या विश्व के लिए बहुत बड़ी संकट के जल संकट क्या है। जल संसाधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। इंडोनेशिया के बाली में हुए 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम में जारी विश्व बैंक की नई रिपोर्ट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चिंताजनक वैश्विक जल संकट तथा विश्व भर में मानव और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को उजागर करती है। जल संसाधन प्रबंधन के उपाय की बात करें, देखिए यहाँ पर ये उपायों की बात की गई है, तो उपाय भी आप देख सकते हैं। इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीतिगत हस्तक्षेप और जागरूकता अभियान करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से भारत ने अपना योगदान दिया इसमें। रिसाव तथा वाष्पीकरण से होने वाली
जल क्षति रोकना चाहिए, डिश वाशर और वॉशिंग मशीन में जल बचत चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जल संसाधन के बचाव के उपाय हैं। ठीक, बाढ़ नियंत्रण हमको करना चाहिए, भूमिगत जल की रिचार्जिंग करनी चाहिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत विकास लक्ष्य, स्वच्छ जल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर योजनाओं का संचालन करना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें आपको भी देखना है, एसडीजी पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर जल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आप आंसर चेप सकते हैं, वहाँ पर लगा दीजिए, आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। भारत में खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से कुछ भी, तो आप सीधे इसका यही आंसर लिखिए और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। खनिज नीति के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बाकी आपको वर्तमान लेटेस्ट डाटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये खनिज का संतुलन है, आप देख सकते हैं। सतत विकास, खनिज संसाधनों का सतत विकास किस तरीके से करना, भविष्य की पीढ़ियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। खनिज का अन्वेषण किस तरीके से करना है, खनिज भंडारों की पहचान करके उनका अन्वेषण करना चाहिए। पारदर्शिता भी हमको लानी पड़ेगी क्योंकि आवंटन और नीलामी में भी बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब भ्रष्टाचार फैल रहा है। मूल्य संवर्धन आपको करना पड़ेगा, उनकी एक कुछ लिमिट क्राइटेरिया निर्धारित करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम जो है खनिज की पारदर्शिता और उसकी जो है मतलब विकास नीति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एनएमपी हमको करना पड़ेगा, खनिज उत्पादन 7 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य करना चाहिए। खनन क्षेत्र में व्यापार असंतुलन को आधा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। खनिजों के परिवहन को आसान बनाने के लिए खास खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव। खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब तरह तरह की नीतियाँ आपको अपनानी पड़ेंगी खनिज के संवर्धन के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर जो है विशेष चर्चा कीजिए। तो ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा सकता है। तो नदियों के द्वारा कौन कौन सी जो है स्थलाकृतियाँ बनती है वो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपको अगर एग्जाम में पूछा था तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। वी आकार की घाटी बनती है, ये आप देख सकते हैं वी आकार की घाटी है। यू अवस्था निर्मित, गहराई अधिक होती है, गहराई कम होती है। गहराई अधिक है तो कैनियन बनता है, गहराई कम है तो गार्ज बनती है। जलज गर्तिका इस तरीके से बनता है, कंकड़ पत्थर के अपरदन के कारण जलज गर्तिका बनती है। जलप्रपात समांतर, स्थायी, अस्थायी, चट्टाने लंबवत काट देता है तो ऊपर से जब पानी गिरता है तो जलप्रपात बनता है। नदी विसर्ग बनते हैं, नदियों के द्वारा भी नदी विसर्ग बनते हैं, जैसे ये बेगूसराय की कांवर झील है, सबसे बड़ी गोखर झील आपको मानी जाती है। ठीक, बाढ़ का मैदान नदियों के अपरदन से बन जाता है। प्राकृतिक तटबंध बन जाता है, दोनों जैसे बीच में नदी है और दोनों तरफ उसके बहुत बड़ा जो है बालू का ढेर लग गया और बीच में नदी बह रही तो वो प्राकृतिक तटबंध भी जो है नदियों की स्थलाकृति से बन जाता है। डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा के प्रकार भी देखिए, चापाकार डेल्टा नील नदी बनाती है, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी का डेल्टा, अवरोधक डेल्टा या वर्धमान डेल्टा ब्रह्मपुत्र महानदी डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, ज्वारनद मुख डेल्टा, नर्मदा या एस्चुरी डेल्टा। तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कुछ कठोर हैं, जैसे एंजल वाटरफॉल, स्टैनली वाटरफॉल, गोवा वाटरफॉल और धुआंधार वाटरफॉल। ये क्या है, नदियों के द्वारा जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये सब क्या है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा था तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। वी आकार घाटी, जल गर्तिका, जलप्रपात, नदी विसर्ग, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा, ये सभी चीज़ें। अब देखिए हिमनद के बारे में बात करते हैं। हिमनद का मतलब क्या, जो पहाड़ पर बर्फ़ जमी होती है उसी के ऊपर बात की गई यहाँ पर। तो हिम गह्वर कुर्सी नुमा संरचना होती है, जिसको हम मौसमी झील या टॉर्न कहते हैं। हॉर्न या गिरी सुरंग, सीरेटेड कटक, इस तरीके से हॉर्न या मतलब बन जाता है। तो बीच में क्या होता है कि आर पार दिखाई देता है। क्रीवासेस कंघी नुमा संरचना, ये जैसे बन गई। सार्क घाटी नुमा संरचना पर्वतीय क्षेत्र में बनती है। हिमनद घाटी गर्त, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। हिमोड़ घोड़े की नाल, अर्धचंद्राकार कटक बनता है। आरेट हॉर्न स्ट्रक्चर, जिसको हम कम नुकीला होता है हरेट। फियॉर्ड तट, न्यू फाउंडलैंड का तट जो होता है उसको हम फियॉर्ड तट कहते हैं। एस्कर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है, किनारों पर रिसता है, बर्फ के छिद्रों से नीचे जो है प्रवाहित होता रहता है। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्रमलिन का निर्माण होता है। तो ये है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये 10 प्रकार की स्थलाकृतियाँ हिमनद के द्वारा बनती हैं और ये नदी के द्वारा स्थलाकृतियाँ इतनी बनती हैं। अब देखिए हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए।
क्योंकि हिंद महासागर भारत का महासागर है और उससे भी जुड़ी कुछ मतलब वहाँ पर किस तरीके से हम संसाधन प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर बात की गई है। तो दुनिया के महासागर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महासागर मतलब झेल रहे हैं सब। ग्रीन हाउस गैसों पर जो है मतलब ग्रीन हाउस गैसों से भी उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पर जो संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं। समस्याएं क्या है? अत्यधिक मछली पकड़ना। हिंद महासागर में मछली की 1/3 आबादी का अत्यधिक शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल से अवशोषित ऊष्मा, समुद्री उष्ण तरंगे, समुद्री स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना, महासागर का अम्लीकरण, तो ये सब कारण हैं। गहरे समुद्र में खनन करना, भूकंपीय सर्वेक्षण से कठोरता बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित महासागर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। प्रवाल भित्तियों और विरंजन का विनाश हो जाना, तटीय विकास क्षेत्र, महासागर का नुकसान होना, तो ये सब क्या है, इन चीज़ों से भी नुकसान हो रहा है। हिंद महासागर मतलब अत्यधिक दोहन जब करेंगे किसी भी चीज़ का तो उससे नुकसान पहुंच रहा है। तो हिंद महासागर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी जो पारिस्थितिक विभिन्नता है वो नष्ट क्यों हो रही है, तो ये सभी कारण आप लिख सकते हैं कि मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन, गहरे समुद्र में खनन, भूकंपीय सर्वेक्षण से एचओ का खतरा, हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित महासागर, प्रवाल भित्तियों और विरंजन का विनाश, तटीय विकास, हिंद महासागर का नुकसान, तो ये सभी कारण क्या हैं, हिंद महासागर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कारण अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर, गंगा के मैदानों में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों प्रकार का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासी घनी आबादी वाला होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपण को इनके मकानों के बीच रास्तों की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। अब देखिए प्रतिरूपों का प्रकार किस तरह है। प्रतिरूप जो बनते हैं, रैखिक प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी या वाई या क्रॉस आकार के प्रतिरूपण या सघन बस्तियाँ, तो उनके ये आंसर हैं। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि रैखिक प्रतिरूप में मकान, सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी किनारे, ये सभी चीज़ें हैं। वृत्ताकार में बस्तियाँ, तालाब, झील। आयताकार में समतल क्षेत्र जो बनते हैं। तारे के आकार में कई सड़कें एक साथ एक जगह पर मिलती हैं, कई सड़कें। टी या वाई क्रॉस तिराहे हो गए, दो मार्ग हो गए, क्रॉस हो गया। सघन बस्तियाँ हो गई। दोहरे ग्राम, नदी पर पुल या फेरी दोनों ओर इन बस्तियों का निर्माण विन्यास के आधार पर, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, स्टडी आईएएस विद शरद। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल मैं आपके लिए जो है हिस्ट्री का जो है पूरा एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैं सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा। जो मैंने आंसर लिखा है वो सारे आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।